कहूँगी कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अब देखिए, माया का फ़ायदा तो तभी है, उसका सुख भी आप तभी ले पाएंगे जब आप निरोगी रहेंगे। यानी कि आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है हर सुख के लिए, हर सांसारिक सुख के लिए। तो ऐसे में इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, जिसमें हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, डॉक्टर एस.के. सिंह, चेयरमैन एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल। एस.के. सिंह जी, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर एस.के. सिंह जी का। इसके बाद डॉक्टर एस.एन. पाठक, सेक्रेटरी IMA। मैं पाठक जी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप स्टेज पर आइए और हमारे सेशन में शामिल होइए। जोरदार तालियां एस.एन. पाठक जी के लिए। डॉक्टर मुसद्दी, डायरेक्टर समर्थ नर्सिंग होम। डॉक्टर मुसद्दी जी, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। जोरदार तालियां डॉक्टर मुसद्दी जी के लिए। तो देखिए, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आखिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, क्या बेहतर हुआ है और क्या बेहतर हो सकता है। इस सेशन में मेरे सहयोगी शुभम शामिल होंगे, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। शुभम, प्लीज़ स्टेज पर आइए और वो सवाल करेंगे जिनका जवाब मिलेगा इन डॉक्टर्स के थ्रू कि आखिर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सकता है और एक आम आदमी, ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जो निचले तबके का सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको वो सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। ओवर टू यू शुभम। शुक्रिया ऋतु। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सिंह, चेयरमैन हैं एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर एस.एन. पाठक IMA के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर एस.के. मुसद्दी, डायरेक्टर हैं समर्थ नर्सिंग होम के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार जिस जगत के जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत के हों, स्वास्थ्य के जगत के हों, शिक्षक जगत से हों, सबसे हम बात कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी मुझे बताया गया कि रोबोट सर्जरी के क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है और ख़ासतौर पर मिर्ज़ापुर में आपके द्वारा क्या कुछ योगदान रहा है यहाँ के लोगों के लिए, मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं। देखिए, रोबोटिक सर्जरी न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट करके मरीज को कम से कम सर्जिकल इंजरी, ट्रॉमा देते हुए अच्छा नतीजा देने के लिए एक प्रयास है। और हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। नी जॉइंट्स का, स्पेशली हिप जॉइंट्स पे अभी ये आना बाकी है। और मिर्ज़ापुर में, मैं तो मिर्ज़ापुर का ही जन्मा हूँ और यहीं से पढ़ा लिखा हूँ। और कभी मैं मोहिया से विंध्याचल मंदिर की तरफ गर्मियों की छुट्टियों में गंगा पार कर जाया करता था ऐसे ही। तो मिर्ज़ापुर में चुनार में मेरा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ 100 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहा है, 100 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल चल रहा है और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज है। तो ट्रस्ट के माध्यम से इस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन मिल रहे हैं जिससे कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। और प्रतिदिन हम लोग वहाँ निःशुल्क लगभग 200 मरीजों का प्रतिदिन OPD, हाईली सब्सिडाइज कंसल्टेशन, ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज और हाईली सब्सिडाइज सभी सर्जरी। अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया पूरा एशिया में, एक दिन में आई सर्जरी का 169, चेन्नई का 150 था, तो 169 सर्जरी सिंगल डे उन बुज़ुर्गों का, उन लोगों को जिसकी ज़रूरत थी। जब हमने शुरुआत की थी तो मालूम हुआ कि नहीं, यहाँ से मरीज़ जाते थे चित्रकूट, फिर शुरू कराया तो लगा कि नहीं, वो अभी चित्रकूट के लिए बसें आती हैं और सब चले जाते हैं उधर। तो उसको चैलेंज लिया गया, कुछ कैंप वैम्प कराए गए और आज के डेट में इतना पॉपुलर हो गया कि ऑन एवरेज 20 सर्जरी प्रतिदिन हो रहा है। पिछले सालों में ये 7 था लेकिन अभी 20 हो गया। तो सभी, चूँकि ये क्षेत्र थोड़ा अविकसित रहा है, जबकि स्वास्थ्य की भाषा में इसको दूसरा रूप लेना चाहिए कि जो कमज़ोर हो उसे ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आपने पहले कुछ वार्ता की है प्रशासन और विकास के मुद्दों पर, तो उस पर फोकस इस ज़िले पर नहीं रहा। उस कारण से इस ज़िले के लोगों को स्वास्थ्य की उस लेवल की उपलब्धता नहीं थी। आज की तारीख में सभी लोग कर रहे हैं, हमारे मिर्ज़ापुर के सभी चिकित्सक बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेडिकेटली कर रहे हैं और हम उनके सहयोग के लिए भी चुनार में ये कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि जो लोग
ज़रूरत है सुपर स्पेशलिटी की, जी उन्हें भी वो सेवाएं सब्सिडाइज रेट पर, सिर्फ ट्रस्ट का एक पर्चा है, 30% डिस्काउंट सीधे मिल जाता है। वो पर्चा लेके अगर एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में गए तो इससे उनकी शुरुआती और जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हाँ ज़रूरत है वो उनको मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में आई सर्जरी का जो रिकॉर्ड बनाया है, मुझे लगता है शंकरा नेत्रालय का रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। नहीं, चेन्नई अग्रवाल आई हॉस्पिटल है अग्रवाल आई हॉस्पिटल। जिनका 150 था, हम लोगों ने 158 किया। चलिए एक बार इस पर तालियां हो जाएं और आने वाले समय में और भी ज्यादा मूलभूत सुविधाएं बढ़े और आप इस क्षेत्र में और काम करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं सर। डॉक्टर SN पाठक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अभी क्या वो मूलभूत ज़रूरतें हैं, ख़ासतौर पर रोगियों की हम बात करें, ज़रूरतमंदों की, जो अभी होनी चाहिए, और आपका क्या काम है? पहले तो आपको माँ विंध्यवासिनी की भूमि पे हेल्थ कॉन्क्लेव 24 ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस तरह के आयोजन से जनता में एक जन जागरण स्वास्थ्य के लिए होता है और ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि और चैनल का भी मैं देखा था, लखनऊ में बड़े शहरों में हेल्थ कॉन्क्लेव करते हैं। आपने एक छोटे जनपद को चुना तो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में भी आपसे आशा रहेगी कि इस तरह से कार्यक्रम होते रहें। मिर्ज़ापुर जनपद निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में थोड़ा पीछे रहता है, इसलिए कि दो बगल में पड़ोसी ज़िले काशी और प्रयागराज हैं, तो दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह थोड़ा सा पिसता है जो है। लेकिन मैं कह सकता हूँ, आज यहाँ पे जब से सरकार बदली है, मेडिकल कॉलेज आया। मेडिकल कॉलेज अभी मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरा जादू का पिटारा आ गया और सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन फिर भी शुरुआत हुई है। अभी भी सुपर स्पेशलिस्ट जैसे हार्ट के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, हार्ट के इवन जांच की समस्या, अगर आपको कहा जाए कि कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, इवन सिंपल किसी को हार्ट अटैक आ गया तो स्टेंट डालना हो, तो ये सब प्रोसीजर ऐसे हैं कि विदिन 1 to 2 आवर्स आपको केयर मिलना चाहिए। एक बार MI हो गया तो हमारी प्राइवेट टीम मिर्ज़ापुर की 15-20 साल से बहुत अच्छी, हमारे यहाँ 3-4 कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर US सिंह साहब थे, अब नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए, डॉक्टर संजय मुसद्दी हैं, ये लोग कम से कम प्राथमिक मरीज को इतना बढ़िया केयर कर देते हैं कि मरीज हमारा इलाज, और बहुत लोगों को तो इन लोगों के ट्रीटमेंट द्वारा पूर्ण लाभ मिल जाता है। अब प्राइवेट अस्पताल भी मिर्ज़ापुर के चूँकि आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित हैं, तो वहाँ भी पैसे की समस्या नहीं है। मरीज के अंदर जागरूकता हो, सही समय पे सही स्पेशलिस्ट को अप्रोच करे। दिक्कत ये होती है कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण, जैसे किसी के ऑर्थोपेडिक हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो अभी भी उनको बैठवाना है, मालिश कराना है, तेल गांव-गांव में बोन सेटर रखे हैं, बैठे हुए हैं। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, अब अगर आप उनको बैठवाएंगे तो इमीडिएटली आपको पैरालाइज हो सकते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकती है, लेकिन वो लोग अभी भी वो बैठवाने के मास्टर हैं। कई ऐसे हर एरिया में फेमस बोन सेटर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से आजकल मैं देख रहा हूँ कि किडनी और लीवर के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं कोविड के बाद से। उसका कारण है काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीते जाइए। अरे हर चीज़ का आयुर्वेद भी एक, उसमें हमारे आयुर्वेद के जितने अच्छी चीज़ें हैं वो घर में आपके किचन में ही उपलब्ध है जो है, उसका डोज लीजिए, इतना लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कोरोना ना हो तो 4 बार काढ़ा पी लें, पता लगा हर चीज़ का, चूँकि आयुर्वेद के साथ एक ड्रॉबैक हो गया है, ऐसा जबकि है नहीं। सोचते हैं लोग कि आयुर्वेद की दवा कभी साइड इफेक्ट नहीं करती है, आयुर्वेद की दवा कभी साइड इफेक्ट नहीं करती है, ये मन में भ्रम हो गया है। तो अभी मिर्ज़ापुर में कुछ लोगों को जागना है, कुछ सरकार को जागना है, लोगों को सही समय पे सही चिकित्सक को अप्रोच करना है। मेडिकल कॉलेज आप नाम दे देने से मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता है। एम्स अभी 10, 20, 50 बन गए, लेकिन अभी भी जो भरोसा एम्स दिल्ली पे है वो भरोसा किसी और एम्स पे नहीं है जो है। उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज जो BHU पे है वो अभी इलाहाबाद पे है, वो मेडिकल कॉलेज पे भरोसा आने में 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम लगेगा। वहाँ पे
अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग अपॉइंट हो रहे हैं, बाद में एसोसिएट बनेंगे, बाद में प्रोफेसर बनेंगे, उनको अनुभव होगा। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग थोड़ी कमज़ोर, मशीनरी चाहिए उनको। जैसे क्या है, आपको अगर हार्ट के मरीज का तुरंत जांच होनी है तो टीम डॉक्टर मेन है, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, वो जो है आपका अभी तक सीटी स्कैन लगने की बातें 1-1.5 साल से हो रही हैं, लेकिन अभी सीटी स्कैन मशीन भी आई है कि नहीं आई है, मैं सुनता रहता हूं कि लग जाएगी। इसी तरीके से एमआरआई भी, कई चीज़ें जो सर यही हमारी कोशिश है और इसी वजह से ये हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत बहुत नेशन आपको ने किया धन्यवाद। है कि इन तमाम मुद्दों को उठाया जाए, इन विषयों पर एटलीस्ट बात हो और जनता की जो तमाम ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति हो। बिल्कुल। और देखिए एक बात और यहाँ पर, जैसे कि एसएन पाठक जी ने कहा कि जनपद छोटा है, लेकिन डॉक्टर मुसद्दी जी मैं यहाँ पर कहूँगी जनपद छोटा है लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसका एक बड़ा कारण है कि एक पर्यटन केंद्र भी है यहाँ पर, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो उस हिसाब से हैं कि वो उस दबाव को संभाल पाएँ, और अगर नहीं है तो और किस तरह से, किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी? एक्चुअली हम लोग का इतना लो बजट होते हुए भी हम लोग 90% सुविधा को यानी आपूर्ति को पूरा कर देते हैं। जो 10% नहीं होता है तो उसको हायर सेंटर या मेडिकल कॉलेज रिफ़र करते हैं। अदरवाइज 90% तक हम लोग पूरा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके पूरा संभालते हैं उसको। एसके सिंह साहब, मैं आपसे जैसे बहुत ज़बरदस्त बात एसएन पाठक साहब ने कही कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसी जो चाहे मशीनरी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, वो होना चाहिए और उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और मिर्ज़ापुर थोड़ा सा उसमें सैंडविच बन जाता है, क्योंकि बड़े जनपद जो हैं वो आसपास हैं। लेकिन एक दशक की बात करें, जब से 2014 में गवर्नमेंट बदलती है, नया शासन होता है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी अब शासन बदले तकरीबन 7 साल होने जा रहे हैं। क्या बदलाव देखा है आपने इस समय में? नहीं, ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना लाभकारी हुई है गांव के हर नागरिक तक। जो इलाज गांव का एक व्यक्ति हम लोगों के पास आने में डरता था, वो आज आता है, उसे इंश्योरेंस कार्ड समझ करके। थोड़ी इसमें बाधाएं हो रही हैं, और प्राइवेट चिकित्सकों के अगर आय बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ाएंगे, और वो सुविधाएं नागरिक को 24 घंटे 365 दिन मिलेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइवेट चिकित्सकों का आय बढ़े, भले ही वो आय उस अपने प्रोफेशन में खर्च करे, इसके लिए रेगुलेशन ला दे, तो ये स्वास्थ्य सेवा बहुत जल्द ही सभी नागरिक को मिल जाएगा। हमारे पास बहुत पहले एक स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति घाट पर घूम रहा था, उसके पैर में फ्रैक्चर सिंपल हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, एडमिट हुआ, अगले दिन स्विस एम्बेसी से होते हुए एयरपोर्ट पर उसकी एम्बुलेंस आ गई और हम लोगों को उसके शिफ्ट किया दिल्ली से, फिर वो चला गया स्विट्जरलैंड। तो एक नागरिक के स्वास्थ्य को हम कितनी कीमत देते हैं, कितना महत्व देते हैं, उसके आधार पर हमें सोचना चाहिए व्यवस्था देने का। आज की डेट में आयुष्मान होने पर भी कहने को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डिजिटल टाइम में हम चल रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, सालों साल तक के आयुष्मान के पेशेंट के पेमेंट बकाया रहते हैं, 2-2 साल तक के बकाया हैं, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक, ऑब्जेक्शन। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जब इतना बकाया होगा उस कार्य को करने में कितनी रुचि होगी। तो ये यहीं की नहीं है, और भी जगहों का है, क्योंकि यहाँ प्रशासन सुस्त रहता है, बहुत एक्शन नहीं लेता, जल्दी जल्दी काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समस्या मुझे देखने में लगती है। वही चीज़ बनारस में कम देखने को मिलती है, लेकिन मिर्ज़ापुर में है। तो ये एक्टिविटी चाहिए कि हर नागरिक को हम समान समझें। क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके बहुत से होना फास्ट, चाहिए, बहुत इस पर फास्ट काम होना चाहिए आज की डेट में। बिल्कुल, हम तमाम इन विषयों को उठा रहे हैं और शायद इसी वजह से आप सभी से हम बात भी कर पा रहे हैं। पाठक जी, जैसा कि आयुष्मान कार्ड को लेकर सर ने बात करी और उन्होंने कहा कि पेमेंट होने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो आयुष्मान कार्ड में बिल ज़्यादा दिखाकर एक अलग कमाई का जरिया उसको बना ले। बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं और उनकी वजह से अच्छे लोग भी बदनाम होते हैं। ऐसा मामला पिछले कुछ दिनों में आया भी था बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग लगातार खबरें पढ़ते हैं और
एक ना एक खबर आई जाए। ये मिसकंसेप्शन है। विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी 10 नए पैसे की भी बिल अप्रूव नहीं हो सकती, और वह अप्रूवल प्री अप्रूवल होता है, प्री अप्रूवल होता है। आपका विषय आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना, इस हर चीज़ के पैकेज फिक्स हैं। जैसे किसी के पैर की हड्डी टूटी है तो राड डालना है तो 27,000 रुपये उसके लिए मैक्सिमम निर्धारित है। उसी में आपको मरीज का ऑपरेशन करना है, जांच करनी है, 15 दिन की दवा देनी है। वो इस सब ऑपरेशंस में निश्चित रूप से अगर कितना भी कोई करेगा तो 20, 22, 25% अगर मार्जिन उसको मिल जाए तो वो है। लेकिन हुआ क्या इधर, जैसे आपको 1 साल पेमेंट रोक दिया गया, तो फिर जब अगला मरीज आता है आपके पास पैर टूटा हुआ, तो आपको लगता है अभी तो उसका ही नहीं आया, मेरा पैसा जो है ले दे के थोड़ा बहुत ऐसा हुआ। जो अभी आपने विषय उठाया है आईसीयू को लेकर के, गाइडलाइन में कुछ गड़बड़ियाँ थी। कुछ लोगों ने, जैसे क्या है कि जिस मरीज को आईसीयू में नहीं रखना था उसको भी उन्होंने आईसीयू में रख दिया, या जैसे जो सिंपल मरीज था, ओपीडी का मरीज था, उसको उन्होंने एडमिट कर दिया, उसमें 2,000 रुपये पर डे। क्योंकि अभी तक इस योजना के अंदर ओपीडी प्रोसीजर आच्छादित नहीं है। अगर आपको आना है अस्पताल में, दिखाना है, दवा लेना है, उसके लिए 24 आवर एडमिशन मस्ट है जो है। अगर आप आयुष्मान, तो डॉक्टर को सचेत रहना चाहिए। अगर मरीज एडमिशन के लिए जेन्युइन है तभी एडमिट करिए। एक सवाल और, ये जो आयुष्मान योजना है, क्योंकि हमारे साथ अभी आयुष मंत्रालय के मंत्री भी बैठे हुए थे, ये अगर हम हॉस्पिटल के हिसाब से देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोट इसे किया जा रहा है, आयुर्वेद को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। कहीं ना कहीं उसको स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर हालांकि चर्चा होती रहती है, लेकिन उसको वो इलाज मिलने की कोशिश को लेकर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम अस्पताल के नज़रिए से देखें तो ये डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए किस तरह से बेहतर है, या फिर इसमें क्या कोई कमी है? नहीं, बेहतर है, निश्चित बेहतर है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें समय समय पर आती हैं। छोटी छोटी प्रोसीजर्स के जो रेट उन्होंने रखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी उन्होंने बहुत मार्जिन्स को, जैसे क्या है, हर चीज़ का उन्होंने रेट अभी एक मिनिमम रखा है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस हिसाब से बजट थोड़ा बढ़ना चाहिए। 10%, 15% हर साल महंगाई बढ़ रही है, दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, इम्प्लांट के दाम बढ़ रहे हैं, या हार्ट के चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अभी उसमें है। हमें लगता है सरकार एक बार रिवाइज़ की है, फिर रिवाइज़ करेगी, इस पर विचार करेगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड एक किसी भी परिवार के लिए वो तरक्की का एक, या उसकी आर्थिक समृद्धि का कारण बनेगा जो है। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा समय आता है जब आप लोगों से उधार मांग सकते हैं, और इसमें आपको आयुष्मान कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बस इनको करना क्या चाहिए कि एक 15 दिन का पेमेंट का या 20 दिन का क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि 15 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ। मुसद्दी साहब, मेरा सवाल अब आपसे है। समर्थ नर्सिंग होम के जरिए आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, खासतौर पर हम मिर्ज़ापुर की बात करें, आपके नर्सिंग होम के द्वारा आप कैसे रोगियों की मदद करते हैं, और आपके यहाँ लगातार जो लोग आते हैं, क्यों आते हैं, क्या एक वजह है कि आपके यहाँ लोग जाएं? मैं चाहता हूँ ज़रा आप अपने बारे में बताएं। कोविड काल में हम लोग ने पूरा विदाउट एनी सिंगल डे स्टॉपेज का कोविड में पूरा सेवा दिया, ओपीडी में पूरा सेवा दिया। उसके बाद टेली मेडिसिन के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हम, मेरी वाइफ और मेरा बेटा पीजीआई चंडीगढ़ से MS जनरल सर्जरी कर रहा है, वो उस समय इंटर्नशिप में घर में बैठा था, वो भी पूरा सर्विस दिया। तो उसके माध्यम से इवन कि UK US से भी फ़ोन आते थे, तो उनको हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट बता के, क्योर नहीं तो आराम 80 to 90% हो जाता था। और जो हॉस्पिटलाइज के लिए होते थे उनको प्रॉपर जगह रिफ़र भी कर देते थे। और बाकी भी जो भी कार्डियक पेशेंट या एक्यूट अस्थमा के या लोअर न्यूमोनाइटिस के जैसे भी सीरियस मरीज, या डायबिटीज, हाइपर डायबिटिक कोमा में आते हैं, तो सबको हम लोग प्रॉपर मैनेज करके और बहुत ही सस्ते रेट में ठीक करके भेजते हैं। और जिन गरीब मरीज पर डे हमारा 30% पुअर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं और इनका इलाज करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए। ऋतु,
एसके जी, क्योंकि देखिए हम कोविड को लेकर भी लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमने बेसिकली कोविड में ये जाना कि हेल्थ सेक्टर में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम है क्या, क्योंकि हम कितनी बड़ी बातें कर लें लेकिन जब कोई एपिडेमिक या इमरजेंसी आती है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं क्या वाकई में वो काफ़ी हैं या कम हैं। अब और तब में कितना बदलाव आया है, अब हम कहाँ पर हैं? लोगों का ध्यान स्वास्थ्य के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ और लोग स्वास्थ्य को समझने लगे, खर्च करने लगे अपने स्वास्थ्य पे भी, अपनी लाइफ स्टाइल पे भी। और जिन लोगों ने कोविड के समय बहुत अच्छी सेवाएं दी उनकी पहचान भी अलग से हुई और उसके बल पर आज भी वो अपने और अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित भी हैं, कर रहे हैं। कोविड की कुछ बुराइयां सामने आई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके ऑक्सीजन प्लांट, ये प्लांट, वो प्लांट, इतने आईसीयू बना दिए, इतना इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए। आज की डेट में बहुत सी चीज़ें बेकार हो गई हैं, तो हमारे लिए एनुअल मेंटेनेंस कास्ट, सीएमसी कास्ट भी बर्डन है उनका। इस सब चीज़ों पर गवर्नमेंट एकदम ठंडी हो गई, चाहे तो उसकी कुछ मदद कर सकती है लेकिन नहीं किया। कोविड की वजह से जनता में, उद्योगपतियों में भावना स्वास्थ्य के प्रति जगी, वो अन्य जगह अस्पतालों को खोलने लगे। इससे हमारे नागरिकों को सुविधाएं बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। उनका मतलब बहुत सहयोग होगा कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने में। ये तो हमने तमाम बातें अलग अलग क्षेत्रों की कर ली और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और जो न्यूज़ नेशन के दर्शक पूरे देश में देख रहे हैं उनका भी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। जब हम खबरें पढ़ते हैं अपने स्टूडियो में, शायद ही कोई दिन ऐसा रहता हो जिस दिन कोई ना कोई खबर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की ना रहती हो, और अमूमन वो यंग लोग होते हैं। कोई जिम में है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं और वो ऑन स्पॉट डेथ कर जाते हैं या कुछ देर बाद उनकी डेथ हो जाती है। और ख़ासतौर पर एक भ्रांति है या इसमें सत्यता है कि कोविड के बाद इस तरीके के केसों की ज़्यादा बाढ़ सी आ गई है या फिर सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें ज़्यादा वायरल होने लगी हैं। आप लोग इस चीज़ को क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या कुछ ऐसा वाकई है? मैं चाहूँगा एक एक करके आप लोग जवाब दें। हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ है। इन्फॉर्मेशन तंत्र हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज बहुत स्ट्रांग हुई है। उसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है ग्लोबली विद इन सेकेंड, तो उस पर डाउट पुटअप होता है, फिर धीरे धीरे कलेक्शंस होते हैं एविडेंस, फिर वो मेच्योर होकर के कई साल लग जाते हैं कि नहीं ये था, ये नहीं था। आज की डेट में स्वास्थ्य की कोई भी प्रॉब्लम होती है, मरीज का एक्सरे होता है, रिपोर्ट तैयार होने के पहले मरीज का साथी स्क्रीन से मोबाइल पर लिया और भेज दिया। तो इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी मिल रही है, इसलिए ये कई बार गलतफहमी होती है कि उसकी वजह से हो रहा। हर व्यक्ति की सिस्टम की एबिलिटी है, चाहे मोबाइल हैंग कर जाता है, कंप्यूटर हैंग कर जाता है या कोई इंजन हैंग कर जाती है, बिजली चल रही ओवर डिमांड होगी तो हैंग कर जाएगी। बॉडी सिस्टम ही एक सर्टेन डिमांड तक के लिए अच्छा है, वो चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे ड्यूटी में किसी चीज़ का हो। उस स्ट्रेस लेवल से ज़्यादा अगर होगा तो कहीं ना कहीं फेलियर होगी। तो स्ट्रेस लेवल उतना ही होती जितना आपकी बॉडी टॉलरेट करने की आदी है। अगर उसे आप और बढ़ाना चाहते तो थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को और सक्षम बनाइए। ये जो इस इंसिडेंट्स तरीके हो रहे की हैं इसलिए घटनाएं जाहिर सी बात आती हैं और रोज उसकी पुष्टि भी होती है, वीडियोस भी आते हैं जिम में क्रिकेट खेलते हुए। देखिए सर, अमूमन ये सब ऐसे एक्टिविटीज होती है जिसपे हम हैप्पी रहते हैं। कोविड में सर देखिए एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस तो नो डाउट बढ़ जाता था, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 50 to 60% जो एथेरोस्क्लेरोसिस को कम किया गया। लेकिन जो जंक फूड है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है और स्ट्रेस फैक्टर है और ओबेसिटी, ये सब मेन कारण है जो यंग एज में ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। न कि जो मिथ है ये कि वैक्सीनेशन के कारण हो रहा है, वो कतई नहीं हो रहा है। पाठक जी, यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से अभी शुभम ने कहा कि आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा ये केसेस देखे जा रहे हैं। जीरोधा एक शेयर ब्रोकिंग ऐप है, जी। उनके मिस्टर कामत सीईओ हैं, 45 साल के हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ और ही बहुत ही केयरफुल आदमी थे
स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग रहते थे। हमेशा उनका खाना पीना बहुत ही संतुलित होता था। अपने हेल्थ के लिए वो आइकॉन थे, समझिए, जो हेल्थ आइडियल कहा जाए। तो उनको अटैक आ गया। तो उस आदमी ने एक बहुत अच्छा मैसेज सोशल मीडिया पे भी दिया और प्रेस में भी दिया कि जीवन की गति घटाएं। जो नई पीढ़ी है ये अपने कैरियर पे सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है। इनको पैकेज पे पैकेज, पैकेज पे पैकेज। आज 10 लाख का है तो कल 15 लाख चाहिए, कल 15 लाख है तो 25 लाख चाहिए। कहीं न कहीं हानि लाभ जीवन मरण यस्यप्यस विधियात। तो धन भी जितना आना होगा आएगा, उसके लिए अपने आप को एग्जर्ट मत करिए, जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्न मत करिए पर डे। जो है प्रतिदिन आप, ठीक है, आजकल जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो सबसे टॉप बॉडी वाला है उसी को फॉलो करने लगते हैं। उसके लिए क्या क्या दवाएं, जिम में भी आजकल दवाएं दी जाती हैं कि ये दवा खाइए, इससे आपका 1 महीने में बॉडी। और वो दवाएं, जैसे एक कहावत है कि इंग्लिश का फ्रेज है कि डोंट बीट अ टायर्ड हार्स। कभी भी आपकी बॉडी में जितना दम हो उतना ही दम लगाइए। अगर घोड़ा में 5 हार्स पावर का दम है और 15 हार्स पावर परफॉर्मेंस चाहेंगे तो बैठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अपने शरीर का BMI देखिए, उस हिसाब से इनपुट आउटपुट करिए और उसी तरीके से आप, ठीक है, एक कभी कभी आप देखेंगे 60 साल के लोग हैं, मोटे हैं, उनको आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन 30 साल के एक लिन थिन स्लिम आदमी को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? कोई न कोई आपकी उनकी बॉडी में ऐसा हार्मोनल उन्होंने खुद उत्तेजना पैदा की है। जो है लेकिन ये तो बहुत खतरनाक और है एक कि सडन अचानक से वर्ड हार्ट आया अटैक आ है जाए। वासोस्पैज्म, जिसे कहा जाता है कि वो कभी कभी आपके बॉडी में हार्मोन लेवल्स इस तरह चेंज होते हैं कि जो बॉडी के वेसल्स हैं स्पाज्म में चली जाती हैं, और स्पाज्म जाने के बाद सडन MI होता है या सडन एंजाइना हुआ, फिर आप एंजियो कराएंगे तो आपका नॉर्मल रहेगा, आपको एंजियोग्राफी में कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एंजाइना पेन होगा, अटैक हो गया उस समय। तो स्ट्रेस लेवल, खान पान, और अभी जो एक सरकार का फोकस मिलेट्स पे है, बाजरा, ज्वार, गेहूं चावल से दूरी बनाइए थोड़ा सा अपने हर तरह श्री के अन्न grains का, योजना, हाँ, बिल्कुल। और मोटे अनाज को लेकर सरकार और- जो है वो कहीं ना कहीं और प्रोत्साहन भी दे रही है। fruits, जो लोकल जी। अवेलेबल फ्रूट्स हैं आपको उनको कंज्यूम करिए। पपीता है, बेर है, अमरूद है। जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल फ्रूट आजकल छोटी छोटी मार्केट में जी। अवेलेबल है, वो पैक्ड हैं, किस तरह पकाए गए, किस तरह उगाए गए, तो उन चीज़ों से भी दूरी बनाइए आप। बिल्कुल, इस सेशन के हम अंतिम दौर में हैं और इसको हम संपन्न करें, समाप्त करें, उससे पहले एक लास्ट सवाल मैं जानना चाहूँगा। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है और कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लेकर, इन दोनों में फ़र्क ज़रा संक्षेप में आप बता दीजिए, उसके बाद जी 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 मैं चाहूँगा आप। देखिए, कार्डियक अरेस्ट को हम लोग अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फाक्शन करते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हार्ट सबको सप्लाई करता है, हार्ट की रुधिर वाहिनियाँ जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उसको कोरोनरीज कहते हैं। उसमें ब्लॉकेज होने के कारण ये आपका हार्ट अटैक आता है। और कार्डियक अरेस्ट इज अ सडन स्टॉप ऑफ द हार्ट, अचानक से हार्ट का रुक जाना, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, हमसे बातचीत की और तमाम विषयों पर जो लोगों के मन में सवाल थे उसका आपने बहुत बखूबी जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर जी, प्लस पूरा ऑडियंस जो बैठा है, आप लोगों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत IMA की तरफ से स्वागत है और इस हेल्थ कॉन्क्लेव से हम लोग निश्चित लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप मंच पर बने रहिए। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही मैं डिप्टी एडिटर ऑफ न्यूज़ स्टेशन